नमस्कार स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ का रिगार्डिंग दी डिस्ट्रिक्ट जज एलिजिबिलिटी। बहुत सारे नए आयाम खोले हैं इस जजमेंट ने, नए दरवाजे खोले हैं जो प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, या फ्यूचर में आप भी जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपके लिए भी ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। सोचिए जरा, आप एक न्यायिक अधिकारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं और आपने अदालत में सालों तक मेहनत की है, फैसले दिए हैं, न्याय किया है और आप जज बनने से पहले वकील भी थे और आपके पास कुछ सालों का कोर्ट में वकालत का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर आपको कोई कहता है ऐसे में कि आप डिस्ट्रिक्ट जज की सीधी भर्ती के अंदर आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले से ही सेवा में हैं, पहले से ही आप न्यायिक अधिकारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो बार मेंबर्स के लिए होती है, एडवोकेट्स के लिए होती है, तो इसलिए आप उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज की एलिजिबिलिटी के अंदर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो चीज चली आ रही थी ये काफी लंबे टाइम से चली आ रही थी। तो जो प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर्स थे लोअर कोर्ट के, उन्होंने इसमें सोचते थे कि भाई इससे बढ़िया तो हम प्रैक्टिस ही कर लेते, हम भी एलिजिबल हो जाते। तो सवाल उठा कि क्या ये न्याय है प्रेजेंट जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कि इनके पास जुडिशियल ऑफिसर होने का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ कोर्ट में वकालत का पहले का एक्सपीरियंस भी है, तो इनका टोटल टाइम 7 साल क्यों काउंट नहीं किया जा रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज एग्जाम। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया है। आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो ये भी बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को कि 7 साल की आपकी सिर्फ निर्बाध प्रैक्टिस होनी चाहिए, एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए और जुडिशियल सर्विसेज के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा, उस पूरे नियम को चेंज कर दिया है, बदल दिया है और एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 7 साल का संयुक्त अनुभव है, कंबाइंड एक्सपीरियंस है, जुडिशियल ऑफिसर और उसके साथ साथ एक वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कंबाइंड एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसा न्यायिक अधिकारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज एलिजिबल होगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में एलिजिबल होगा, सीधी भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज 2025 में, आज की तारीख में संविधान पीठ ने जजमेंट जो सुनाई है, इस फैसले में न सिर्फ जो एक पुराना फैसला था धीरज मोर का 2020 का जो केस था उसको न सिर्फ पलट दिया है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 की व्याख्या को भी पूरी तरह नया रूप दे दिया है। केस की बात करें तो केस का नाम है रेजानीश केवी वर्सेस के दीपा। केस का नाम है रेजानीश केवी वर्सेस के दीपा, 2025, सर्वोच्च न्यायालय। स्टूडेंट्स, ये फैसला सिर्फ एक नॉर्मल फैसला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा फैसला है जो कैरियर बदलने वाला है और कानूनी क्रांति लाने वाला भी है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस फैसले के अंदर क्या कहा, दूसरा ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और तीसरा इससे डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती प्रक्रिया का पूरा भविष्य कैसे बदलने वाला है, इसको आज के सेशन के अंदर हम समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केस के बैकग्राउंड की, केस की पृष्ठभूमि की। इस पूरे फैसले ने, जो आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, इसने पहला जो धीरज मोर का केस था 2020 का, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। धीरज मोर केस को बदल दिया है। साल 2020 में एक केस आया था धीरज मोर बनाम दिल्ली हाई कोर्ट का, उस केस को चेंज कर दिया। और उस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही जुडिशियल ऑफिसर है, न्यायिक सेवा में है, वो व्यक्ति बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आवेदन नहीं कर सकता। कि मतलब अगर कोई पहले से ही जुडिशियल ऑफिसर है,
वो डिस्ट्रिक्ट जज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यह धीरज मोर के केस के अंदर बोला था। और उसके पीछे का रीजन सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 की उस जजमेंट में क्या दिया था, क्योंकि जो अनुच्छेद 233 है, आर्टिकल 233 क्लॉज 2 है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति जो पहले से केंद्र या फिर राज्य की सेवा में नहीं है, केवल वही डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि वो कम से कम 7 वर्ष से अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में निरंतर कार्यरत है। तो ध्यान दीजिए, जो आर्टिकल 233 क्लॉज 2 है वो क्या कहता था, ओनली एडवोकेट्स विद 7 years ऑफ प्रैक्टिस कुड अप्लाई थ्रू बार कोटा, ऐसा आर्टिकल 233 क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। इससे क्या हुआ, जो यंग जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनके बीच में असंतोष फैल गया और वो महसूस करने लगे कि बहुत गलत तरीके से उन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट जज की प्रोसेस प्रक्रिया से, रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। और यही वजह बनी कि जो ये 2025 में आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ 9 अक्टूबर 2025 को, आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस फैसले का डिसीजन दिया है और उसके पीछे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हुई थी। और आज जो फैसला आया है उस फैसले में जजमेंट किसने डिलीवर्ड की है, चीफ जस्टिस BR गवई ने जजमेंट डिलीवर की है। अब बात करते हैं जो ये 2025 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऐतिहासिक फैसला है, ये क्या कहता है, इसको एक बार डिटेल से समझते हैं। आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो एक बार थम्स अप करके लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा चीजें समझ आ रही हैं। अब देखिए सवाल, जो ये 2025 के अंदर जो ये फैसला आया है इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। 5 जज, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। और इस पीठ के अंदर कौन कौन से जजेस थे, मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई, उन्होंने यह जजमेंट डिलीवर की है। और उनके साथ साथ जस्टिस MM सुंदरेश थे और जस्टिस अरविंद कुमार थे, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस K विनोद चंद्रन। इन 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और पीठ ने जो फैसला सुनाया है उसमें क्या कहा है उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें साफ साफ कहा है कि अब डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कंबाइंड एक्सपीरियंस काउंट होगा। 7 साल एज एडवोकेट प्लस जुडिशियल ऑफिसर का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे। कोर्ट ने कहा, मैं ध्यान से आप सुनिएगा क्या क्या बोला, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अगर किसी भी पर्सन के पास एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर के रूप में संयुक्त रूप से अगर 7 साल का अनुभव है तो वो अब जिला न्यायाधीश के रूप में, डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होगा, एलिजिबल होगा। इसे अब जरा सा आसान भाषा में समझिए। देखिए, संयुक्त अनुभव गिना जाएगा, कैसे काउंट किया जाएगा। अगर सपोज करिए कि आपने जज बनने से पहले, सिविल जज बनने से पहले 5 साल अगर आपने कोर्ट में प्रैक्टिस की है और 5 साल का आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, और आप जुडिशियल ऑफिसर सिविल जज मान लीजिए अपॉइंट हो गए और उसमें आप 2 साल से काम कर रहे हैं, तो मतलब आपने सिविल जज 2 साल के लिए काम किया और जो आपने जज बनने से पहले 5 साल का आपके पास एडवोकेट का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस था, वो दोनों मिला के मतलब आप सिविल जज बनने के सिर्फ 2 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। देखिए, आपने पूछा सिविल जज 7 साल, सिविल जज रहते हुए 7 साल हो गए तब एलिजिबल हो जाओगे। हां, अगर आप 7 साल हो गए तो इस जजमेंट की मंशा यही है कि हां आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर मान लीजिए आप 7 साल नहीं हुए, आपने 4 साल पहले प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस करने के दौरान आप सिविल जज लग गए और सिविल जज लगने के बाद आपने 3 साल आप सिविल जज रहे हैं, तो टोटल वो भी 7 साल काउंट हो जाओगे। उस तरीके से भी आप एलिजिबल हो जाओगे। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप समझे मैंने क्या आपको अभी बताया, क्या आप पूरी चीज बताई है। आपने अच्छा सवाल पूछा यूनिवर्स, थैंक यू। आप ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं और आपको आवाज वगैरह जो भी सारी चीजें समझ आ रही है, बहुत कुछ और भी बताऊंगा आज इस जजमेंट के बारे में आपको मैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 7 साल का एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस है तो वो बिल्कुल योग्य है।
अगर किसी व्यक्ति के पास 7 साल का जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल है, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी की डेट है, थ्रेशोल्ड डेट है, वो कब से मानी जाएगी? दैट विल बी असेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डेट एंड नॉट द अपॉइंटमेंट डेट। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से आपकी थ्रेशोल्ड डेट एलिजिबिलिटी डेट मानी जाएगी, ना कि आपकी कब से मानी जाएगी, ना कि अपॉइंटमेंट डेट से मानी जाएगी। आप ये ध्यान रखिए। और आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु 35 साल तय की गई है इस चीज के लिए, एप्लीकेबिलिटी के लिए। ये नया नियम वकीलों और सेवारत न्यायिक अधिकारियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। बहुत बहुत बढ़िया जजमेंट है। शायद जुडिशरी के अंदर जो इनइक्वालिटी चल रही थी उसके अंदर थोड़ी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि इक्वालिटी लाने की तरफ एक बहुत बहुत बढ़िया कदम है। और इस जजमेंट के पीछे का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो भी आप समझिएगा। इस जजमेंट का पर्पस और उद्देश्य यह है कि सभी को एक समान अवसर मिले। और एक समान अवसर कौन से आर्टिकल के तहत आता है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आप? बताओ जल्दी से। एक समान अवसर सभी को प्रोवाइड करना आर्टिकल 14, 16 और 21 के अंदर राइट टू लाइफ का भी हिस्सा है, ये इक्वालिटी का भी हिस्सा है, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट का भी हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, ये उन चीजों पे आपके लिए एक पूरी लेवल प्ले फील्ड तैयार कर रहा है ताकि पात्रता और अवसर में समानता रहे। अब देखिए, जो ये फैसला आया है ये पुरानी वैकेंसीज पर अप्लाई नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रूल का, इस जजमेंट की सिर्फ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होने वाली है। इट वोंट डिस्टर्ब एनी ऑनगोइंग और पास्ट अपॉइंटमेंट। जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसके ऊपर भी इंपैक्ट नहीं डालने वाला, जो पुरानी रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसके ऊपर भी असर नहीं डालेगा, उसके ऊपर भी असर नहीं डालेगा। सिर्फ और सिर्फ जो नई रिक्रूटमेंट नोटिफाई होंगी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पुराने या चल रहे जो चयन है उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। और एक सबसे महत्व बात यह है कि जो धीरज मोर 2020 की जो जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस फैसले के द्वारा चेंज कर दिया है, पूरे के पूरे फैसले को ओवर रूल कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कोर्ट ने एक व्याख्या नहीं की है बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भर्ती प्रणाली के अंदर एक नई सोच की शुरुआत है। हालांकि नई सोच मैं कह तो रहा हूं मगर ये सोच तो पुरानी है, ये होना तो बहुत लंबे टाइम से चाहिए था, क्योंकि संविधान को हमारे इंप्लीमेंट हुए 75 ईयर्स के लगभग हो गए, है ना। मगर जो जज लग रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जज लग रहे थे, वहां पर इक्वालिटी नहीं आ रही थी। तो इन दैट डायरेक्शन इट इज अ वेरी वेरी गुड जजमेंट। अब बात करते हैं संविधान का जो अनुच्छेद। अब उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मिनट 30 सेकंड्स के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के हमारे सेपरेट प्री एग्जाम के लिए और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमारी ऐप के माध्यम से दोनों बैचेस स्टार्ट हैं। आप दोनों के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अभी करंट आपकी जनरल स्टडीज की क्लासेस चली हुई हैं, मॉर्निंग में चलती हैं, तो आपका प्री का बैच आपका मॉर्निंग में चलता है और कॉम्प्रिहेंसिव जो मेंस का बैच है वो इवनिंग में चलता है। तो आप ऐप के माध्यम से, हमारी दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा जुडिशरी वगैरह के कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। यूपी एपीओ को लेकर स्पेसिफिक बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है और पहली 2 क्लासेस फ्री हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ऐप के अंदर आप जाएंगे तो आप कोर्स में जाएंगे तो आपको दोनों क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 233 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। आर्टिकल 233 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 233 की अगर हम बात करें तो ये इसका जो अनुच्छेद आर्टिकल 233 का क्लॉज 1 है वो ये कहता है, क्या कहता है बताइए, किस बारे में है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 233 है। और इसका आर्टिकल 233 क्लॉज 1 कहता है गवर्नर अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ऐसा कहता है आर्टिकल 233 क्लॉज 1 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की सलाह से गवर्नर अपॉइंट करेगा किसको? जिला न्यायाधीशों को। ठीक है। अब इसके 2 हिस्से आप ध्यान दीजिएगा। जो अनुच्छेद आर्टिकल 233 क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा उच्च न्यायालय की सलाह से। लेकिन आर्टिकल 233 क्लॉज 2 क्या कहता है? पर्सन नॉट इन सर्विस एलिजिबल इफ एडवोकेट
और प्लीडर फॉर 7+ ईयर्स। यानी कि क्या है कि कोई व्यक्ति जो पहले से सेवा में नहीं है और उसके पास कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस है, सिर्फ वही एलिजिबल होगा इस रूल के लिए, अदरवाइज कोई और एलिजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई जुडिशियल ऑफिसर ऑलरेडी है तो वो एलिजिबल नहीं होने वाला है। पहले कोर्ट ने इसे बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशन दिया, मेनली मैं इसकी बात कर रहा हूं आपके लिए, आर्टिकल 233 क्लॉज 2 की बात कर रहा हूं। कोर्ट अर्लियर गेव इट लिटरल इंटरप्रिटेशन इन द केस ऑफ मोर केस, जो 2020 का था, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसको कोर्ट ने आज ओवर रूल किया है। मगर जब आज जो फैसला आया है इसके अंदर कोर्ट ने बहुत जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक बेसिक रूल है उसको अप्लाई करते हुए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दी है। इसको कोर्ट ने क्या दी है? पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दी है। इसको कोर्ट ने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दी है, उद्देश्यपूर्ण इंटरप्रिटेशन दी है। इसका मतलब क्या है? पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हुए कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने क्या कहा है कि अनुच्छेद आर्टिकल 233 क्लॉज 1 और आर्टिकल 233 क्लॉज 2 को साथ में मिलकर पढ़ा जाए। और इसका मकसद क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो बेस्ट और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं वो न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन पर आए, ना कि किसी वर्ग को हमने बाहर करना, हमारा ये पर्पस नहीं है। अब बात करते हैं कि इस फैसले के अंदर, इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अंदर कुछ और भी लीगल फाइंडिंग्स हैं, मेजर लीगल फाइंडिंग्स हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं। क्या और मेजर लीगल फाइंडिंग्स हैं? पहली बात तो यह है कि जो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 years एक्सपीरियंस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट ब्रोकन बाय लॉन्ग गैप्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने पुराने वाले एडवोकेट के प्रैक्टिस को भी जुड़वाना चाहते हैं, अगर जो जुडिशियल ऑफिसर है, तो उसको क्या करना होगा कि जुडिशियल सर्विस में अपॉइंटमेंट से पहले दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। ऐसा नहीं है कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो या किसी और जॉब के अंदर हो और फिर गैप आ जाए। 7 साल का कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, तभी वो काउंट होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल की प्रैक्टिस की और फिर 10 साल का ब्रेक ले लिया और फिर 2 साल बाद में वकालत शुरू करी तो वो पात्रता नहीं रहेगी। इसका सिंपल निरंतर जुड़ाव कॉन्टिन्यूटी इन सर्विस का है, चाहे आप प्रैक्टिस हो आपकी, चाहे या फिर आप जुडिशियल ऑफिसर हो। दूसरा, एडवोकेट्स के लिए कोई अलग कोटा नहीं होगा, कोई सेपरेट बार कोटा नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 25% रिजर्वेशन कोटे की कोई आवश्यकता नहीं है बार मेंबर के लिए, योग्यता और मेरिट पर ही सिलेक्शन होने वाला है। एलिजिबिलिटी और सिर्फ मेरिट पर ही सिलेक्शन होने वाला है। और तीसरा पॉइंट यह है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न्ड, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफिशिएंसी इन सर्विस। और दूसरा क्या है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट होगा। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर एवरीडे कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, कठिन केसों को सुनते हैं, न्याय की भावना से निर्णय देते हैं, इसलिए उनका अनुभव वकीलों से कम नहीं बल्कि उनसे ज्यादा समृद्ध है। बात ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट एक ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई जो जूनियर जुडिशियल ऑफिसर है, अगर वो सीधा जिला जज बन गया, डिस्ट्रिक्ट जज बन गया, तो जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके मन को ठेस पहुंचेगी, उनको बुरा लगेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर सिलेक्शन मेरिट के बेस पर हो रहा है तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पांचवी बात जो सबसे अहम है इस फैसले की, वो ये भी बोली कि अब राज्य सरकारों को और हाई कोर्ट को रूल्स में अमेंडमेंट करना होगा। कितने समय के अंदर? 3 मंथ्स के अंदर चेंज करने होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि जो नया सिद्धांत है, जो आने वाली नई वैकेंसीज हैं, उनके ऊपर लागू हो सके। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका जो भी जवाब है कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी राय है वो मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यह फैसला समान अवसर लेके आएगा, फेयरनेस इन रिक्रूटमेंट लेके आएगा, या फिर यह वकीलों और जुडिशियल ऑफिसर्स के बीच कंपटीशन को और बढ़ाने वाला है और कठिन करने वाला है? आपका क्या राय है?
जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस फैसले के इंपैक्ट क्या है, प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होने वाले हैं इस जजमेंट के, उसको एक बार समझते हैं। इस फैसले के बाद जो हजारों सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन लगे हुए हैं, जो जज बनने से पहले कहीं भी वकालत कर रहे थे, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सभी लोग जिनके टोटल 7 साल हो गए हैं, दे विल बी नाउ एलिजिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट। दे विल नाउ बी एलिजिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट। ये बिल्कुल सीधा सीधा इंपैक्ट है। जो भी सिविल जज जूनियर डिवीजन है, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, जो प्रेजेंट के अंदर, वो उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो एड ऑन हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट के लिए, और उन्होंने इससे पहले अगर कहीं प्रैक्टिस की है जज बनने से पहले, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है, जुडिशियल सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए जल्द ही नए नोटिफिकेशन रूल्स आएंगे हर स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज स्पेसिफिक वैकेंसीज के लिए। और तीसरा, वकीलों के लिए अब जो है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो सोच रहे थे कि अब हमारे 7 साल पूरे होने वाले हैं, 7 साल पूरे हो गए हैं, अब जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लपक लेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट जज में की वैकेंसी में हाथ मारेंगे। तो अब उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि जो अब प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिटर बनकर डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी में बैठने वाले हैं। और एक और चीज, फैसले के अंदर कोर्ट ने एक बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कम नहीं है, बल्कि वकीलों से ज्यादा ही है, क्योंकि वो डेली क्या करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इट मींस कि जब इंटरव्यू होंगे और सामने 2 कैंडिडेट होंगे, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और एक जो पहले से जुडिशियल ऑफिसर है, तो शायद ऐसा लगता है कि अपॉइंटमेंट में प्रेफरेंस इनकम्बेंट, जो प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर है, उसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, हालांकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये न्यायपूर्ण है और मेरिट बेस्ड है। और चौथा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार अब नए नियम बनाकर आर्टिकल 233 के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को संशोधित करने वाली है। जो ये आज का जजमेंट है, ये संतुलन भी लेके आता है, जहां पर एडवोकेट्स और जुडिशियल ऑफिसर दोनों को समान अवसर मिलेगा, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट प्लीडर और अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ भी, वो भी इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, जो सरकारी वकील है ना, वो भी इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्लीडर होते थे, गवर्नमेंट एडवोकेट होते थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, क्योंकि जो आर्टिकल 233 क्लॉज 2 है, वो ये कहता था कि कोई इन सर्विस नहीं होना चाहिए। मगर आज की इस जजमेंट के बाद देश के अंदर जो लाखों अभियोजन अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट जज की डायरेक्ट वैकेंसी का रास्ता खुल गया है। बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है इसका। ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉ हो जाता था, वो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते थे, एपीओ की तैयारी नहीं करते थे। ठीक है, तो अब आपको यह सोचना चाहिए, आपको एपीओ की वैकेंसी को फटाफट से लपक लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी करते रहिए, साथ के साथ एपीओ की वैकेंसी को लपक लीजिए, क्योंकि आपका अब एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाने वाला है। अगर आप 7 साल एपीओ भी रह गए, आप 7 साल सरकारी नौकरी में रहेंगे, उसके बाद सीधा आप डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हैं, उसके लिए भी एलिजिबल हो गया है। तो यह जजमेंट उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और यूपी के अंदर एपीओ की वैकेंसी आई है, आप उसमें एनरोल करिए, उसको क्रैक करिए उस एग्जाम को। और तैयारी करने में कोई मदद चाहिए तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत नॉमिनल चार्जेस में, और आपको कुछ क्लासेस स्टार्टिंग में फ्री दे हुई है। आप कोर्स को तभी ज्वाइन करिए जब आपको वो जो कंटेंट पढ़ाया गया है, समझाया गया है, 2-3 क्लासेस का जो आपको स्टार्टिंग में है, वो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, अब ये जो फैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी का भी एक सच्चा उदाहरण है। अब बात करते हैं लीगल फिलॉसफी, पर्पस ओवर पेडेंट्री। जो हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक क्या कहते हैं सोच है, उस सोच को भी यह फैसला फलीभूत कर रहा है। दिस जजमेंट
इज नॉट जस्ट टेक्निकल, ये जो फैसला है ये सिर्फ तकनीकी नहीं है बल्कि एक संवैधानिक सोच यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का भी प्रतीक है। जो अनुच्छेद 233 है, आर्टिकल 233 है, को अब किस तरीके से पढ़ा जाएगा? आपको उसको इस तरीके से पढ़ा गया है कि जो जुडिशियल एफिशिएंसी है यानी कि न्यायिक दक्षता है और योग्यता है, मेरिट को के दायरे को थोड़ा बढ़ाया जाए, और ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है यानी संविधान को उसके उद्देश्य के अनुसार समझना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये। न्यायपालिका में मेरिटोक्रेसी, विविधता और युवाओं के लिए समान अवसर को प्रोत्साहन देने वाला फैसला है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, तो जल्दी से समझते हैं कि इस फैसले का मतलब क्या है, इंप्लीकेशन क्या है। जो ये फैसला है ये 7 साल के संयुक्त अनुभव को आपको डिस्ट्रिक्ट जज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल बनाता है, चाहे आप वकील रहे हो चाहे आप जज हो। दूसरा, आवेदन की तारीख पर पात्रता देखी जाएगी। और तीसरा, न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। और तीसरा, अलग से कोई वकीलों का या बार कोटा नहीं होगा। और राज्यों को 3 महीने के अंदर नए नियम बनाने हैं। और धीरज मोर 2020 वाली जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया है। यह फैसला सिर्फ कानून नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यायिक अवसरों में बराबरी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। अब वीडियो को अंत में करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि न्यायिक अधिकारियों को न्याय देता है? तो इस वीडियो को एक बार लाइक करिए, शेयर करिए। शायद 75 साल के बाद ऐसा हो रहा है, जो इनकम्बेंट जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको इस तरीके